जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम क्लास 10th का जो चैप्टर थर्ड है ज्योग्राफी का, उसको हम उसका चैप्टर थर्ड जो कि वाटर रिसोर्सेज उसको हम रिवाइज करेंगे। इसमें हम मेनली जो टॉपिक्स हैं 8 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फोकस रहेगा हमारा 2025 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने मेन टॉपिक्स हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर रहेगा हमारा आज वाटर रिसोर्सेज। ऑलरेडी हमने क्लास 10th की फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर डिस्कस कर लिया है। चैप्टर थर्ड जैसे डिस्कस होगा फिर हम कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही हम फिर चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 करके अपना ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम क्लास 11th और 12th की एक और ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो जब हमने चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करा था उसमें हमने क्लियरली डिफाइन डिस्कस करा था किसके बारे में, रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज क्या होता है? अगर मेनली हम रिसोर्सेज की ही डिफिनेशन की बात करें ना, तो रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज ऐसा मैटर होता है या ऐसी कोई थिंग्स, ऐसी कोई वस्तु हो जाती है जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और हमें सेटिस्फाई प्रोवाइड कराता है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एयर की बात कीजिए, एयर हमारी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करता है? एयर से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? एक लाइफ को क्या करता है? एक सपोर्ट देता है। तो इसलिए हमारे लिए ऑक्सीजन भी क्या है? एयर क्या है? रिसोर्सेज है। फिर अगर हम विंड एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पे भी क्या है? एयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहां से भी एयर हमारे लिए रिसोर्सेज है। सिमिलर उसी तरीके से, तो जिस तरीके से ऑक्सीजन यानी कि एयर हमारे लिए रिसोर्सेज है, सिमिलर उसी तरीके से वाटर भी क्या है? हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बन जाता है। सिर्फ यही चीजें हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन भी हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्सेज है। कोल की बात करते हैं, कोल भी हमारे लिए रिसोर्सेज है। अब जैसे देखिए, कोल कैसे रिसोर्सेज है, आयरन कैसे रिसोर्सेज है। आयरन की बात करते हैं तो आयरन का यूज किस में क्या कहाँ किया जाता है? जो लार्ज इंडस्ट्री होते हैं यानी कि जो बड़े इंडस्ट्री होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। कोल का भी यूज किया जाता है। तो इससे हम अपनी रिक्वायरमेंट की चीजें बनाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज है। अब आपको समझ में आ गया रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो वाटर हमारे लिए किस तरीके से रिसोर्सेस है, सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फटाफट रिवाइज करेंगे, हर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम भी अगर आप ये चैप्टर पर देख रहे हो ना, तो भी आपको कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? नोट्स बना सकते हो, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो देखिए, वाटर एक तो हमारी लाइफ को क्या करता है? सपोर्ट देता है। दूसरा, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वाटर। और हम डेली लाइफ के पर्पज से क्या करते हैं? वाटर को यूज़ करते हैं। हम फैक्ट्री में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं और एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हमारा जो अर्थ है ना, तो अपने अर्थ पे कितना 74 यानी कि 3/4 जो परसेंट है ना, 3/4 का मतलब है सीधा सीधी 74% जो वाटर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? अपने अर्थ पे देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट, यानी कि अगर हम अपने अर्थ के सरफेस की बात करें ना, तो हमारा जो अर्थ है वो 74% पानी से क्या है? घिरा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हमारी कंट्री पे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड पे वाटर की शॉर्टेज है। रीजन क्या है? पानी तो है लेकिन वो सॉल्ट के फॉर्म में, मतलब खारा पानी है। तो खारा पानी हम यूज नहीं कर सकते। ओशियन में आपको वाटर देखने को मिलेगा, ओशियन और सी में। और अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, उसका काफ़ी कम अमाउंट देखने को मिलेगा जो हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। यानी कि 74% जो हमारे अर्थ पे पानी है ना, उसका सिर्फ बहुत ही कम हिस्सा पानी ऐसा है जो हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, यानी कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेश वाटर के जो सोर्स होते हैं वो कौन कौन से देखने को मिलेगा? यानी पहला जो सोर्स है सरफेस रन ऑफ, यानी कि जो धरती के सतह पे जो पानी फ्लो करती है ना, या आपको ये रिवर के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा या लार्ज लेक के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। तो अर्थ के सरफेस पे जो पानी फ्लो कर रही है, एक वो हो गया। दूसरा अंडरग्राउंड वाटर है। हमारे पास ये दो मेन सोर्स है फ्रेश वाटर के। अब जैसे देखिए, रिवर, रिवर में वाटर कहाँ से आता है? जब बारिश पड़ती है, रेन होती है, और रेन से ही क्या होता है? हमारा जो वाटर लेवल है वो रिचार्ज होता है। रिचार्ज होता है अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है। तो रेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ में पे जो फ्रेश वाटर की जो एबिलिटी है उसको मेंटेन करने में। तो जो वाटर है कंटिन्यूसली क्या है? ये एक रेनवर्ड यानी कि रेनवर्ड
रिसोर्सेज देखने को मिलेगा जो कि किसके द्वारा रिचार्ज होती है, बारिश के द्वारा। इन शॉर्ट अगर हम अदर वर्ड में बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखने को मिलेगा, इन शॉर्ट आप इसको याद रखिए वाटर साइकिल के द्वारा। वाटर साइकिल आपने क्लास 6 से या बचपन से ही आपने स्टडी करी होगी वाटर साइकिल क्या है। तो जो वाटर साइकिल है उसकी वजह से वाटर हमारे लिए क्या बन जाता है, एक रेन्यूएबल रिसोर्सेज बन जाता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। अब रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करा था, यहाँ फालतू में डिस्कस करने का या वीडियो लंबी करने का कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल बता देता हूँ, रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कंटिन्यूसली हम जिसका क्या करते हैं, यूज करते जाते हैं, जैसे विंड, सनलाइट, ये सब हमारे लिए क्या है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब हमारे लिए क्या है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब देखिए आज के टाइम पे क्या है कि अगर हम वाटर की बात करते हैं ना, तो वाटर पे क्या है, एक संकट आता है, मतलब संकट देखने को मिलेगा। यानी कि सैड सिटी का मतलब क्या होता है, संकट आना। तो इसके मेन कारण क्या है कि आज के टाइम पे वाटर के संकट के मेन कारण क्या क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेन कारण है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा मेन कारण है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा मेन कारण क्या देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, फोर्थ पॉल्यूशन, फिफ्थ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सिक्स्थ है क्लाइमेट चेंज। ये वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं जो फ्रेश वाटर है उसकी शॉर्टेज देखने को मिलेगी इन रीजंस की वजह से। सबसे पहले देखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, कि जो वाटर जो अवेलेबल है वो हर एरिया में, मतलब हर लोगों के लिए इक्वली नहीं है। अगर आप जैसे देखो, अगर आप पंजाब जैसे स्टेट्स में देखोगे तो वहाँ पे लोगों के पास फ्रेश वाटर की जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के लोगों के पास। क्यों, क्योंकि पंजाब में क्या है, आपको बहुत सारी मेजर 5 रिवर्स तो आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे मेनली आपको 1 या 2 रिवर्स ही देखने को मिलेंगी। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पे एनुअली रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं किसके, राजस्थान के। तो इस वजह से वाटर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो वाटर एबिलिटी है वो अलग अलग एरिया में अक्रॉस रीजन या हम सीजन की बात करते हैं तो इक्वल नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलता है। तो आज के टाइम पे पंजाब जैसा स्टेट, हरियाणा जैसा स्टेट, दिल्ली जैसी स्टेट भी क्या कर रही है, वाटर की कमी यानी कि वाटर क्राइसिस फेस कर रही है। आज के टाइम पे दिल्ली की यह हालत है कि बहुत से एरिया में पानी ही नहीं बचा है। अगर आप मेनली बात करोगे, अगर आप अगर दिल्ली जैसी एरिया में रह रहे हो तो एक टाइम था कि जो वाटर है वो आपको 30 से 40 फीट पे मिल जाया करता था, यानी कि इन शॉर्ट आप हैंड पंप यूज करके भी क्या कर सकते थे, वाटर को निकाल सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे दिल्ली में आपको वाटर निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, 100 फीट से ज़्यादा आपको बोरिंग करवाने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के आप क्या कर सकते हो, अंडरग्राउंड वाटर निकाल करके यूज कर सकते हो। इस तरीके से वाटर शॉर्टेज हुआ है दिल्ली जैसे शहर में। तो आज के टाइम पे हमारी कंट्री मेजर सिटी ऐसी है जो वाटर क्राइसिस को फेस कर रही है। दूसरा मेन कारण आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है, लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर लेना। जब भी हम कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है। अब जैसे देखिए, जो वाटर का जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है वो किस में किया जा रहा है, एक तो एग्रीकल्चर में किया जा रहा है, दूसरा किया जा रहा है इंडस्ट्री, और तीसरा आपको डोमेस्टिक पर्पज से देखने को मिलेगा। तो जिसके वजह से हमारी जो वाटर जो अवेलेबल था हमारे अर्थ पे सरफेस पे, वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन के साथ साथ हमने क्या किया, पॉल्यूशन भी फैलाना शुरू कर रखा है। एक तो ये मेन कारण होगा, यहाँ नीचे ही है वो पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे, देखिए वाटर क्या करता है, एक ऐसा फैक्टर है जो लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो लाइफ के लिए वाटर काफ़ी ज़्यादा क्या है, जरूरी है। यानी कि यहाँ तक ये भी कहा जाता है अगर आप 3 दिन तक वाटर ना कंज्यूम करो ना, पानी ना पियो, तो आदमी 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। अगर आप ऐसे टेम्परेचर में हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, जो वाटर की जो डिमांड है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर हम पॉल्यूशन की बात करते हैं। पॉल्यूशन कैसे, जैसे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो आज के टाइम पे कहाँ डंप किए जा रहे हैं, रिवर्स में ही डंप किए जा रहे हैं। जो भी केमिकल्स होते हैं या एग्रीकल्चर रन ऑफ रिड्यूस, ये क्या करता है, वाटर का जो लेवल है यानी कि जो वाटर उसको और भी ज़्यादा क्या करते जा रहे हैं, पॉल्यूटेड करते जा रहा है।
तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आज के टाइम पे ना जो वाटर पॉल्यूशन है, होता क्या है ना कि आप मेजर जो भी इंडस्ट्री देखोगे ना, वो ऐसी जगह देखोगे जहाँ पे क्या होते हैं, रिवर फ्लो हो रही होती है, वहीं पे आपको ये देखने को मिले। तो इंडस्ट्री क्या करते हैं, बाय वाटर थ्रू जो भी अपना वेस्ट होता है या जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिवर में जाकर के डंप कर देते हैं। तो जिसके वजह से जो एक तो एक्वाटिक एनिमल और जो रिवर होते हैं वो टोटली क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है विदाउट ट्रीटमेंट किए हुए। ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे कि बिना पानी को क्लीन किए या बिना उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस रिमूव किए बगैर वो क्या करते हैं, रिवर में डिपॉजिट कर देते हैं। एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा यमुना रिवर, यमुना जो कि दिल्ली से ही फ्लो होती है। जैसी यमुना दिल्ली के अंदर में एंटर होती है ना, आप यमुना का पानी देखोगे एकदम पोल्यूटेड हो जाता है, एकदम नाले के पानी के जैसा हो जाता है। रीजन क्या है, क्या पॉल्यूशन। और खास करके आप जब अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे देखोगे ना यमुना का पानी, वो ऐसा नजर आता है एकदम, उसमें क्या रहेगा, आपको व्हाइट व्हाइट झाग नजर आएगा, लगेगा जैसे बर्फ है। एक्चुअली वो बर्फ नहीं होता है, वो होते हैं पॉल्यूशन। अगर आप उसमें नहा लोगे ना जाकर के एक बार, तो क्या होगा, आदमी की जो हेल्थ उस पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, इतना पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो सरकार को कई बार जो छठ पूजा जैसी जो एक्टिविटी होती है ना दिल्ली के यमुना नदी के पास, तो सरकार को अल्टरनेटिव कुछ गाइडलाइंस जारी करना पड़ता है कि आप हो सके तो आप अपने लोकल एरिया में ही क्या है, घाट बना करके पूजा पाठ यानी कि छठ पूजा कि आप छठ पूजा सेलिब्रेट कर सकते हो। रीजन क्या, वाटर पॉल्यूशन, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। फिर वही यमुना जब प्रयागराज में जाती है तो वो वाटर क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है। आप इस तरीके से समझ सकते हो दिल्ली का जो यमुना नदी वो कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो आज आज जो हम अपनी कंट्री में जो वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं ना, ये इसके मेन फैक्टर है। अगर आज हम इन इशू पे, अगर आज हमारी गवर्नमेंट या हम पब्लिक मिलकर भी काम करें ना, तो ये सारे इशू हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सारी इशू की वजह से आज दिल्ली जैसे शहर है या बहुत ऐसे सिटी हैं हमारी कंट्री के अंदर में जो वाटर क्राइसिस क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। उसके बाद आता है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इन दोनों का मतलब समझिए। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम लार्ज स्केल पर शहर डेवलप करते हैं, वो हमारा कहलाता है अर्बनाइजेशन। अर्बन का मतलब होता है शहरी एरिया, यानी कि शहर। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब हम लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना शुरू करते हैं। तो अर्बन एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया में हाई रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वाटर की। तो जिसके वजह से आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वाटर का एक्सप्लॉयटेशन वहां पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आता है क्लाइमेट फैक्टर। तो क्लाइमेट फैक्टर कई बार क्या करता है कि जो वाटर साइकिल होता है ना, उसको प्रॉपरली रिचार्ज नहीं करता है। अब जैसे इसमें मेन काम होता है बारिश का, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था ना ऊपर वाले टॉपिक में, कि वाटर साइकिल को रिचार्ज करने में हाइड्रोसाइकिल यानी कि रेन, बारिश काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कई बार जो मॉनसून है वो प्रॉपरली आ नहीं पाती है, यानी कि बारिश नहीं हो पाती है। तो जिसकी वजह से जो हमारा वाटर साइकिल है वो प्रॉपरली रिचार्ज नहीं हो पाता है। एक तो ये फैक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से आज हमें पानी की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, कितने टाइप के वाटर संकट होते हैं, जल संकट होते हैं। तो मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है इकोनॉमिक। फिजिकल में क्या होता है, इन इम्पोर्टेंट जो नेचुरल वाटर सप्लाई होता है रीजन के अंदर में, यानी कि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक जो जल है वो आपूर्ति यानी कि आपूर्ति की अपर्याप्तता रहती है, तो वो हमें फिजिकल देखने को मिलता है। फिर आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड एक्सेस रहते हैं और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स रहता है और जो फिजिकल जो कंडीशंस होती है वो खराब होती है। तो ये आपको इकोनॉमिक देखने को मिलेगा, यानी कि आर्थिक जल संकट। तो मेनली दो टाइप के होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि वाटर कंजर्व और मैनेजमेंट, यानी कि आज के टाइम पे जल बचाना और उसको प्रबंध करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसा क्या कारण है कि आज के टाइम पे हमें वाटर कंजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है। आज से अगर कोई 50 साल पहले कोई ये कहता था ना, यानी कि 50 ईयर एगो कि हम वाटर का ट्रीट कि पानी का हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो लोग उस पर क्या करते थे, हंसते थे। लेकिन आज के टाइम पे
जो वाटर का जो बिजनेस है वो काफी लार्ज स्केल पर आपको देखने को मिले, यानी कि आपको क्या है 1 लीटर पानी के लिए आपको 20 रुपए पे करने पड़ते हैं अगर आप कहीं बाहर जा करके बिसलरी का पानी खरीदते हैं तो। तब आप देख सकते हैं कि कितना लार्ज स्केल पर क्या है वाटर एक बिजनेस बन गया है। आप नॉर्मली कॉलोनी में रहते हैं तो वहां पे आपको 10 रुपए या 15 रुपए का आपको क्या देखने को मिलेगा, 20 लीटर का कैन देखने को मिलेगा जो हम मेनली यूज करते हैं पानी पीने के लिए। तो आज के टाइम पे वाटर एक बिजनेस बन गया है। वही बिजनेस की बात अगर कोई आज से 50 साल पहले कर लोग करते थे तो लोग हंसते थे उस पर कि भाई इतने सारे पानी है उसके बाद भी आपको वाटर का बिजनेस करना, पानी का बिजनेस करना। लेकिन आज वो सिचुएशन आ गई है कि अगर हम पानी का बिजनेस करें तो पानी वाटर बिजनेस एक क्या बनी है, एक अच्छा खासा बिजनेस के तौर पे निकल गया है कि हमें पानी का बिजनेस करना, वाटर प्लांट स्टेब्लिश करना है। रीजन क्या है, क्यों हमने अपने वाटर, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज था वाटर, हमने उसका इतना ज्यादा हमने उसका एक्सप्लॉइटेशन किया कि वाटर ही शॉर्टेज पड़ गया है। तो मेन कारण क्या है, तो जो वाटर है, वाटर क्या करता है हमारी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे इकोलॉजिकल के लिए, इकोलॉजी क्यों, क्योंकि वाटर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है फॉरेस्ट को, एक्वाटिक एनिमल्स को। तो इस वजह से वो हमारी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा हमारी हेल्थ के लिए, तो अगर हम वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे तो इकोलॉजिकल क्राइसिस और हमारी जो हेल्थ है उस पर आपको क्या है एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर आता है इंश्योर फूड सिक्योरिटी। अब जैसे देखिए अगर हम जब क्रॉप्स ग्रो करने की बात करते हैं तो इसमें भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की, यानी कि एग्रीकल्चर में किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की। अगर हम वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे आज के टाइम पे तो हमारी जो क्रॉप्स पैटर्न है वो भी प्रॉपरली तरीके से ग्रो नहीं होगी, और जब क्रॉप्स ग्रो नहीं होगा तो क्या देखने को मिलेगा, फूड सिक्योरिटी एक चैलेंज के तौर पे निकल करके आएगा और सस्टेनेबल लाइवलीहुड। इस वजह से हमें जरूरत है आज के टाइम पे कि हम क्या करें, अब पानी को कंजर्व करें, वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है। फिर रिड्यूस वाटर कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा नहीं है कि वाटर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमारी कंट्री के अंदर भी क्या है स्टेट टू स्टेट बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हैं वाटर को लेकर के। तो वाटर कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम पानी बचा सके, इसके लिए हमें जरूरत है कि हम वाटर को क्या करें, कंजर्व करें। अब देखिए कुछ टेक्निक्स फॉर वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है कि हम डेवलप कर सकते हैं जो ड्रॉप रेसिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं उसको। दूसरा, अडॉप्ट कर सकते हैं जो भी इफिशिएंट इरिगेशन मेथड है, एग्जांपल के तौर पे जैसे हम ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर हम लोगों के अंदर में जागरूकता फैला करके कि भाई पानी हमारे लिए कितना जरूरी है और आज के टाइम पे पानी बचाने की आवश्यकता क्यों है। तो इन मेथड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी क्या होगा, थोड़ा और आइडिया, पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा और ऐसे हमारा डिस्कशन भी होता रहेगा। अब बात करते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होते हैं। देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसका मेन मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मल्टीपर्पज होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं वो इंटीग्रेट, यानी कि जो वाटर यूजेज है किसके लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, हाइड्रो पावर के लिए और ड्रिंकिंग वाटर, फ्लड कंट्रोल और रिएक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें जैसे आपको भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट और हीराकुंड प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट की बात करते हैं कहाँ पे, तो जो सतलुज और बियास रिवर है, रिवर बेसिन पे क्या है, इसको कंस्ट्रक्ट करना था, किसके लिए, हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए और सिंचाई के लिए, पानी प्रोवाइड कराने के लिए भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट लाया गया था। हीराकुंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं, महानदी बेसिन पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। मेन मोटिव क्या था कि बाढ़ को कंट्रोल करना था और इरिगेशन के लिए, मतलब सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड कराना था। ये देखना होगा। इसके एडवांटेज आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले एडवांटेज देखने को मिलेगा हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर जनरेशन में एक बेनिफिट ये होता है कि हम इसमें एयर पॉल्यूशन को लार्ज स्केल पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से हम कोल बर्न नहीं करते, तो जिसकी वजह से जो एयर पॉल्यूशन है वो नहीं होता है। और आसपास के जो रीजन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी हम इंडस्ट्री में भी प्रोवाइड करा करके क्या कर सकते हैं, जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट, उसमें कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो हाइड्रो पावर जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर इंक्रीज इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जो खेती करने के लिए, जो पानी की सिंचाई के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर कहीं ना कहीं हम बाढ़ आने के जो चांसेस होते हैं, खतरा होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं।
इनलैंड इनलैंड इनोवेशंस एंड रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसके क्या है, एडवांटेज है किसके, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के। कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके। अब जैसे देखिए मल्टी पर्पस जो रिवर प्रोजेक्ट, उसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे, ये रिड्यूस कर देता है जो भी सेडिमेंट्स फ्लो होते हैं और पुअर एक्वाटिक हैबिटेट्स। एक्वाटिक हैबिटेट्स का मतलब होते हैं जो वाटर के अंदर में जो जीव रहते हैं, यानी कि वाटर लाइफ। इसकी जो यानी कि जो एक्वाटिक हैबिटेट्स होते हैं उनकी कंडीशंस को क्या करता है, ये खराब कर देता है। और आपको यानी कि जो सेडिमेंट फ्लो होती है वो खराब हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये रिवर फ्लो हो रही है और यहाँ पे हमने एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक डैम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, दूसरा डैम हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये जो फ्लोइंग रिवर हो रही है ये किस में चेंज हो जाएगी, कि लेक में चेंज हो जाती है, तालाब में चेंज हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो इसकी सेडिमेंट फ्लो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। सोशल इशू, सोशल इशू जैसे कि जो वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी होती है, लोकल कम्युनिटीज, इनको क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी जगह इन्हें क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। तो ये आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके अगेंस्ट में आंदोलन भी चलाए गए थे, जैसे हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं, ये आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा। फिर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे, क्योंकि यहाँ पे सॉइल जो सैलिनिटी है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं। और डिग्रेशन, डिग्रेशन यानी कि अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि देखिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने के लिए हमें आसपास में जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, हटाते हैं, काटते हैं उसको, डिफॉरेस्टेशन जैसे एक्टिविटी। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ होती हैं या जो भी हैबिटेट्स रहते हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिसकी वजह से जब वहाँ पे वो नेचुरल जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है जब उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो जिसकी वजह से जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या होता है, अनबैलेंस होने लगता है। तो आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फिर वाटर कॉन्फ्लिक्ट, वाटर कॉन्फ्लिक्ट जैसे तो वहाँ पे डिमांड इंक्रीज होने लगता है किसके लिए, इरिगेशन के लिए और अर्बन वाटर सप्लाई के लिए। तो ये कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे मल्टी पर्पस रिवर प्रोजेक्ट के। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कुछ इन्वायरमेंटल मूवमेंट अगेंस्ट डैम, कि जब डैम्स कंस्ट्रक्ट कराए जा रहे थे तो उस टाइम पे भी लोगों ने इसका आंदोलन किया था, विरोध किया था डैम्स के रिगार्डिंग। जैसे हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं तो ये सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्ट करना था किस पे, नर्मदा रिवर पे। तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी उन्होंने लार्ज स्केल पर क्या किया था, आंदोलन किया था, यानी कि मूवमेंट किया था। और लास्ट बाद में जाकर के जो इन्वायरमेंटल जो इकोनॉमिस्ट मतलब सॉरी इन्वायरमेंटल जो एक्टिविटीज थे वो भी इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। उनका मेन मोटिव ये था, देखिए लोकल कम्युनिटी का मेन जो आंदोलन करने का रीजन था वो ये था डिस्प्लेसमेंट। और उनको ट्रस्ट नहीं था गवर्नमेंट में कि उनका जो रिकवरी का जो पैसा है या जो भी वेजेस है वो गवर्नमेंट उन्हें प्रॉपरली प्रोवाइड कराए। और जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज थे इनका मेन मोटिव क्या था आंदोलन करने का, कि ये इनका मेन डिमांड ये था कि जब यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो लार्ज स्केल पर प्लांट यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी डिफॉरेस्टेशन की जाएगी। तो जिसके वजह से वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर के आंदोलन किया था। थेरी डैम आंदोलन की बात करते हैं, ये भी किसके अगेंस्ट में था, थेरी डैम जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था उत्तराखंड में, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे भी आंदोलन किया गया था। वाटर पॉल्यूशन एंड क्वालिटी की बात करते हैं। देखिए पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो हमारी हेल्थ जो भी लाइफ होते हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन के बहुत से फैक्टर है आज के टाइम पे, जैसे इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है हम रिवर में डंप कर देते हैं, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसको हम रिवर में डंप कर देते हैं, या जो केमिकल होते हैं कीड़े मकोड़े मारने वाली जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उसको जब हम पानी में छिड़काव करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ये वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से आज हमारी कंट्री में या वर्ल्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आज के टाइम पे अगर हम गंगा और यमुना जैसे रिवर की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस हो रही हैं। उसके बाद देखिए अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं कि किस तरीके से हम रेन वाटर को हम कंजर्व करते हैं, तो इसके दो मेथड है, एक है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब
पारंपरिक यानी कि ओल्ड टाइम पे जो मेथड हुआ करता था। तो वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कुल्स एंड गुल्स मेथड देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते थे, मतलब ये सिंचाई के लिए में जल वाटर का जो फ्लो होता था उसके लिए अलग अलग चैनल बना लेते थे, तो जिसे हम कहते थे कुल्स एंड गुल्स। वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा। फिर राजस्थान में बात करते हैं टंकस या टांके आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता था, ये अंडरग्राउंड टैंक बनाते थे और किसके लिए, वो पानी पीने के लिए क्या करते थे, उसको स्टोर करके रख लेते थे, इसलिए उसको कहते थे टांके राजस्थान के अंदर में। फिर आता है यानी कि जोहर, राजस्थान के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी होती थी वो वाटर को क्या करते थे, वाटर स्टोर जैसे स्ट्रक्चर बना करके वाटर को कंजर्व कर लेते थे, वाटर को बचा लेते थे। फिर बैम्बो ड्रिप इरिगेशन देखने को मिलेगा, कहाँ पे, हिमालय के अंदर में। वहाँ पे जैसे वो क्या करते हैं, बैम्बो पाइप का यानी कि जो बैम्बो होता है उसको खेत में एक जाल की तरह से क्या करते हैं, बिछा देते हैं, इस तरीके से बिछा देते हैं और इसमें वो क्या करते हैं, हल्का हल्का होल कर देते हैं इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, इसमें से जो वाटर फ्लो होता है, जिस जिस जगह पे होल रहते हैं उस जगह पे वो ड्रॉप के फॉर्म में वाटर क्या होता है, फील्ड पे गिरता रहता है, खेत पे गिरता रहता है। तो जिसके वजह से वो क्या करते थे, वहां पे लार्ज स्केल पर वाटर को कंजर्व करने के लिए वो इस मेथड को अडॉप्ट करके रखा था। इस मेथड को वो क्या करते थे, इरिगेशन करते थे। मॉडर्न मेथड की बात करते हैं तो रूफ टॉप रेनफॉल हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका मेनली आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, जैसे ये छत होते थे, ये अंडरग्राउंड क्या करते थे, एक वाटर टैंक टाइप में बना लेते थे और यहाँ से जो वाटर पाइप होता था यहाँ से डायरेक्ट से कनेक्ट करके रखते थे इस तरीके से। जब बारिश के टाइम पे जो भी पानी होता था छत पे आता था और इस वाटर के द्वारा क्या होता था, नीचे जो टैंक बना रहता था इसमें जाके क्या होता था, स्टोर हो जाता था। फिर बाद में इन्हें वो क्या करते थे, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जैसे घर में साफ सफाई के लिए, डेली यूजेस के लिए उस पानी को क्या करते थे, यूज करते थे। तो ये मेनली आपको कहाँ पे, अर्बन और रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं गेंदाथुर, कर्नाटका के अंदर में। यहाँ पे जो विलेज यानी कि जो गांव के लोग थे वो सेमली किस तरीके से पानी को कंजर्व करते थे, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग के द्वारा यहाँ पे लोग पानी कंजर्व करते हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं, ये पहला एक स्टेट था जहाँ पे क्या है, मैंडेट रेनफॉल वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉल किया गया था सभी के घरों के लिए। फिर शिलोंग यानी कि मेघालय की बात करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिसेस किए जाते हैं किसके लिए, जो भी वाटर रेन वाटर होते हैं उनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है, डिस्पाइट यानी कि हाई रेनफॉल, मतलब अत्यधिक वर्षा के बावजूद वहाँ पे क्या है, जल संचय का अभ्यास वहाँ पे किया जाता है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर किस तरीके से कंजर्व किया जाए। अब देखिए बात करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूट और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले हम वाटर डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं। कृष्णा गोदावरी डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगा किन किन के बीच में, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड यानी कि आंध्र प्रदेश के बीच में। किस चीज को लेकर के, वाटर डिवीजन को लेकर के डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। फिर कावेरी डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं, आपको कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलेगा। सिमिलर किसके लिए, वाटर डिवीजन के लिए। वाटर डिवीजन किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इरिगेशन के लिए, मेन जो मोटिव होते हैं। देखिए एडवांटेज की बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, तो इससे क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उस पर जो हमारी डिपेंडेंसी होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। फिर मिटिगेट्स जो फ्लडिंग होते हैं अर्बन एरिया उसको भी क्या करता है, कम कर देता है। यानी कि जो शहरी क्षेत्र में जो बारिश आने की संभावना ज़्यादा होती है ना, सॉरी बाढ़ आने की जो संभावना होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रोवाइड कराता है एक सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज। तो ये आपके बेनिफिट्स यानी कि एडवांटेज देखने को मिलेगी। डिसएडवांटेज क्या, अगर हम इसके इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या बैठता है, कॉस्टली बैठता है और इसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिसमें लागत और भी ज़्यादा क्या होती है, यानी कि जो कॉस्ट होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने वाटर रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया। अब जो हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एग्रीकल्चर। जैसे भी हमने डिस्कस करा था ना, वाटर एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4th चैप्टर में हम एग्रीकल्चर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेनली डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, किस स्टेट में कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।